So this is the second part of our chapter forests. In this lecture, we'll be studying types of forests. फॉरेस्ट की कितनी टाइप्स होती हैं? आपकी 7 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले आपका एल्पाइन होता है, फिर कॉनिफॉरस होता है, फिर सब ट्रॉपिकल स्क्रब वेजिटेशन है, फिर ट्रॉपिकल थॉर्न है, फिर मैंग्रोव्स हैं, फिर बेला फॉरेस्ट, रिवरडिन फॉरेस्ट और लास्ट में आपका इरिगेटेड फॉरेस्ट। इरिगेटेड फॉरेस्ट इज बेसिकली मैन मेड फॉरेस्ट। बाकी सारे नेचुरल होते हैं, या इरिगेटेड फॉरेस्ट आर बेसिकली मैन मेड फॉरेस्ट। दे आर आल्सो नोन एज लीनियर प्लांटेशंस। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एल्पाइन फॉरेस्ट से। एल्पाइन फॉरेस्ट आपको कहाँ मिलता है? एल्पाइन फॉरेस्ट आपको मिलेगा 4000 मीटर से 4500 मीटर तक। 4500 मीटर के ऊपर क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बेसिकली 4005 मीटर इज स्नो लाइन। उसके ऊपर आपकी सॉइल नहीं होती, सॉइल इज बेसिकली कवर्ड विद स्नो। तो आपको 4500 मीटर के ऊपर कोई वेजिटेशन ही नहीं मिलेगी। तो एल्पाइन फॉरेस्ट आपके कहाँ मिलते हैं? 4000 से लेकर 4000 मीटर के दरमियान में। ये मैं आपको एल्टीट्यूड लेवल बता रहा हूँ कि जिस जगह का 4000 से 4500 मीटर के दरमियान का एल्टीट्यूड है, वहां पर आपको मिलेंगे एल्पाइन फॉरेस्ट। और एल्पाइन फॉरेस्ट सबसे पहले हम देखते हैं कि दिखते कैसे हैं। एल्पाइन फॉरेस्ट कुछ ऐसे दिखते हैं, क्रिसमस ट्री टाइप। तो ये आपको होता है एल्पाइन। ये जो आपको नॉर्दर्न एरियाज की तरफ ही मिलेंगे, ये आपके एल्पाइन है। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये एल्पाइन फॉरेस्ट आपको कहाँ मिलेंगे? चित्राल में मिल सकते हैं, डीर में मिल सकते हैं, सवात में मिल सकते हैं, शंगला में मिल सकते हैं, कोहिस्तान में मिल सकते हैं। बाकी आपकी जो भी नॉर्दर्न एरियाज हैं जिनका एल्टीट्यूड लेवल 4000 से 4500 मीटर के दरमियान है, वहां पर आपको एल्पाइन फॉरेस्ट मिलेंगे। एल्पाइन फॉरेस्ट के बारे में हमें ये याद रखना है कि वो हार्श वेदर कंडीशंस में भी रहने के आदी होते हैं। उनको अगर कोल्ड टेम्परेचर मिल रहा है तो भी उनको कोई मसला नहीं है, अगर तेज हवा चल रही है तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि उनके करेक्टरिस्टिक्स ही ऐसे होते हैं। अब उनके कौन से करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये एवरग्रीन होते हैं। दे आर बेसिकली एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन क्यों होते हैं? क्योंकि आपके जितना आपकी जो एल्टीट्यूड मैंने आपको बताया 4000 से 4500 मीटर, उसमें इनफ सप्लाई ऑफ सनलाइट नहीं होती, इनफ वाटर नहीं होता। जब वाटर और सनलाइट की कमी है तो अगर एल्पाइन फॉरेस्ट ने अपने लीव शेड कर दिए, जैसे कि ऑटम में दूसरे ट्रीज करते हैं, अगर इन्होंने भी ऑटम में अपने अपने लीव शेड कर दिए तो इसका इशू क्या आएगा? इनको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी दोबारा से अपने लीव्स को रीग्रो करने में। और एनर्जी कैसे आती है? फोटोसिंथेसिस से। और फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? सनलाइट और वाटर से। मैंने आपको बताया कि इतने एल्टीट्यूड पर सनलाइट और वाटर की इतनी अवेलेबिलिटी नहीं होती, इसीलिए दे आर एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये हमेशा अपने लीव्स अपने साथ रखते हैं, हरे भरे ही रहते हैं। ये ऐसे नहीं होता कि उन्होंने अपने लीव शेड कर दिए, क्योंकि जब आप लीव शेड करते हो तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए टू रीग्रो योर लीव्स, और उसके लिए आपको फोटोसिंथेसिस चाहिए। और फोटोसिंथेसिस तो मैंने आपको बताया कि नहीं इतना बन सकता, क्योंकि सनलाइट और वाटर की कमी है। तो सबसे पहला पॉइंट है एवरग्रीन, इनका करेक्टरिस्टिक्स है। सॉरी, ठीक है। दे हैव लॉन्ग नीडल शेप लीव्स। ये क्यों होता है? टू अवॉइड वाटर लॉस। टू अवॉइड वाटर लॉस। बेसिकली वाटर लॉस कैसे होता है? आपका ट्रांसपायरेशन के थ्रू होता है। जब आपकी ट्रांसपायरेशन क्या होती है सर? ट्रांसपायरेशन इज बेसिकली जब वाटर इवेपोरेट होता है लीव्स से, जब वाटर हवा में जाता है लीव्स के जरिए, लीव्स के अंदर भी वाटर होता है, वो इवेपोरेट होता है, उसको आप कहते हो ट्रांसपायरेशन। तो अगर जितना आपका लीव्स ब्रॉड होगा, जितना लीफ आपका बड़ा होगा, उतना ज्यादा ट्रांसपायरेशन होगी। ज्यादा ट्रांसपायरेशन होगी तो भी नुकसान है, क्योंकि ऊपर वाटर की अवेलेबिलिटी ही कम है। तो आपको वाटर लॉस कम से कम करना होता है, इसीलिए इनके लॉन्ग नीडल शेप लीव्स होते हैं। नेक्स्ट, देयर ब्रांचेस आर स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। ये क्यों होती है? टू प्रिवेंट स्नो अक्यूमुलेशन। अगर इनकी ब्रांच यूं ही हुई, आगे ब्रांच ऊपर हुई, तो स्नो तो यहाँ पर अक्यूमुलेट होकर ये बिल्कुल खराब कर देगी ब्रांच को। तो बेसिकली इनकी जो ब्रांच होती है वो स्लोपिंग डाउनवर्ड्स होती है।
अब स्लोपिंग डाउनवर्ड से क्या होगा कि स्नो जब यहाँ पर गिरेगी तो ये नीचे ही गिरती चली जाएगी, ये आपके ब्रांच पर, लीव्स पर ठहरेगी नहीं ज्यादा, और अगर ठहरेगी तो आपके लिए फॉल्ट है, ये तो एक मसला क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए इनकी जो एल्पाइन फॉरेस्ट की जो ब्रांचेस होती हैं वो स्लोपिंग डाउनवर्ड्स होती हैं, कि आपके स्नो अक्यूमुलेशन ना हो और स्नो आपके नीचे गिरती जाए, और फ्लेक्सिबल होते हैं इनकी ब्रांचेस। नेक्स्ट, दे ट्रीज डू नॉट अटेन देयर फुल हाइट। ये भी क्यों? सनलाइट की वजह से इनको इतनी इनफ सनलाइट नहीं मिलती कि अपनी ये फुल हाइट तक पहुंच सके, ये बहुत ज्यादा लंबे नहीं होते, they are basically short heighted. Next, the wood of these trees is very soft. अब सॉफ्ट क्यों होती है? क्योंकि अगर ये हार्ड होगी तो ये स्ट्रॉन्ग विंड्स की मदद से ये तो टूट जाएगी, ये तो गिर जाएगी। तो जब तेज हवा चलेगी, और ये अगर सख्त है, अगर ये हार्ड है, तो तेज हवा चलने की वजह से टूट जाएगी। अगर ये सॉफ्ट होगा तो ये जरा हवा में झूलती रहेगी, तो टूटेगी नहीं है। तो ये बेसिकली इनके करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहला क्या? एवरग्रीन होते हैं, इनके नीडल शेप लीव्स होते हैं, ये स्नो अक्यूमुलेट ना हो इसलिए इनकी ब्रांचेस स्लोपिंग डाउनवर्ड्स होती हैं, दे डू नॉट अटेन देयर फुल हाइट। नेक्स्ट, द वुड ऑफ दिस ट्रीज इज वेरी सॉफ्ट। वो क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग विंड्स की मदद से वो टूट ना जाए, वो ब्रेक ना हो जाए, इस वजह से। तो ये बेसिकली इनकी करेक्टरिस्टिक्स थी ऑफ एल्पाइन फॉरेस्ट। एल्पाइन फॉरेस्ट की स्पीशीज भी आप याद कर सकते हो, सिल्वर फर, जुनिपर, बिर्च। तो ये तीन बेसिकली एल्पाइन फॉरेस्ट की स्पीशीज हैं, ये भी हमें पता होनी चाहिए, एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है। तो एल्पाइन फॉरेस्ट 4000 4500 मीटर के दरमियान मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? सवादी, कोहिस्तान और नॉर्दर्न एरियाज की तरफ। इनका एक ठंडे इलाके में रहने के आदी होते हैं। ये क्यों? क्योंकि इनकी करेक्टरिस्टिक्स ही ऐसी हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट ऊपर नहीं रह सकता क्योंकि उसके करेक्टरिस्टिक्स वो नहीं है। सब ट्रॉपिकल स्क्रब वेजिटेशन नहीं होगी, डेजर्ट वेजिटेशन नहीं होगी, क्योंकि बेसिकली आपका करेक्टरिस्टिक्स पर सारा डिपेंड करता है। नेक्स्ट, ये अल्पाइन फॉरेस्ट में आपको पिक्चर्स दिखा दी कि अल्पाइन फॉरेस्ट कुछ ऐसे दिखते हैं। अगर एग्जाम में पूछे कि कौन सा फॉरेस्ट है तो आप बोलोगे अल्पाइन फॉरेस्ट है। अगर एग्जाम ने बोला कि इनकी नेचुरल वेजिटेशन बताओ, तो बेसिकली आप ये कॉनिफरस नहीं, आप एल्पाइन लिखोगे। बेसिकली एग्जाम में कभी कभी आपको लेवरेज दे देता है, आप एल्पाइन को कॉनिफरस भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मार्किंग स्कीम में एक दफा इसने कॉनिफोरस लिख कर दिया था। तो बेसिकली दे आर अल्पाइन फॉरेस्ट, दे आर एवरग्रीन, देयर ब्रांचेस आर स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, देयर लीव्स आर लॉन्ग नीडल शेप लीव्स टू अवॉइड वाटर लॉस, और इनकी सॉफ्ट ट्रीज होती है विद थिक बार्क प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड। जो बार्क होता है वो उनका थिक होता है, पर इनकी जो ट्री का जो ब्रांच होता है वो बेसिकली सॉफ्ट होता है कि वो झूल सके, वो टूट ना जाए, वो फ्लेक्सिबल होते हैं बेसिकली। सही है, ये था हमने एल्पाइन फॉरेस्ट के बारे में, हमने सब चीजें पढ़ी हैं। दूसरा जो टाइप ऑफ फॉरेस्ट है वो है कॉर्निफोरस फॉरेस्ट। अब कॉर्निफोरस फॉरेस्ट आपको कहाँ मिलता है? ये मिलेगा आपको 1000 मीटर से 4000 मीटर के दरमियान। ये 1000 और 4000 मीटर के आस पड़ोस में ही आपको मिलेगा। ये कहाँ मिलता है? ये भी सवात, दीर, मालाकन, कोहिस्तान, ये इन इलाकों में मिलता है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में मिलेगा, ये आपको शुगरान में मिलेगा, ये आपको कलाम में मिलेगा। ये ऐसी जगहों पर आपको मिलेंगे ये वाले फॉरेस्ट, ठीक है। ये आपको मालम जब्बा में मिल सकता है कॉर्नी फॉरेस्ट, क्योंकि उनकी हाइट 4000 मीटर से अबव तो नहीं हो, 4000 से नीचे। जो शुगरान है, कलाम है, वो अप्रोक्सीमेटली 2500 मीटर के अप्रोक्स है, 2600 समथिंग। तो यहाँ पर आपको मिलेंगे कॉर्नी फॉरेस्ट। इनकी स्पीशीज के फीर, फिर, स्प्रूस, ड्यूडर, चेर, ये इनकी बेसिकली कॉर्निफरस की स्पीशीज होती हैं। ये भी आपको 2 से 3 नाम याद होने चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी भी क्या होती है? ये भी एवरग्रीन होते हैं, ये भी हमेशा हरे भरे रहते हैं, क्योंकि इनके पास भी इतनी एनर्जी नहीं बचती कि ये आगे अपने लीव्स को दोबारा से ग्रो कर सके। कॉर्निकल शेप होता है इनका, इनका कॉर्निकल शेप होता है। ये कैसे दिखते हैं? ये कुछ ऐसे दिखते हैं, देख लें, ये कुछ ऐसे दिखेंगे। फिर कॉर्निकल शेप होता है विद स्लोपिंग ब्रांचेस टू प्रिवेंट स्नो अक्यूमुलेशन। इनके भी नीडल शेप लीव्स होते हैं टू अवॉइड वाटर लॉस। इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस हर तरह की मोर एंड लेस सेम होती है। हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देख लिया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट के बारे में।
फिर भी अगर कॉनिफरस की इंपॉर्टेंस पूछी जाए तो आप क्या लिखोगे, इनका जो टिम्बर होता है, जो इनकी लकड़ी होती है, वो फर्नीचर में, फायरवुड में यूज होती है, इंडस्ट्रियल यूज में होती है। फिर एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, हवा को साफ करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं, सर्व एज ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर बर्ड्स और वाइल्ड लाइफ और का परिंदों का ये हैबिटेट होता है। एड टू सीनिक ब्यूटी, एक एग्जांपल है उशू फॉरेस्ट की। अब उशू फॉरेस्ट बेसिकली आपका शुगरान की तरफ है। अब ये क्या होता है उशू फॉरेस्ट, ये एक फॉरेस्ट है, उसमें बेसिकली टूरिस्ट जाते हैं उसको देखने के लिए, क्योंकि वो बड़ा खूबसूरत सा लगता है आपको, तो इससे टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बढ़ती है। टूरिस्ट आएगा तो टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ेगी, टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ेगी तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, लोकल्स को ज्यादा पैसे मिलेंगे, लोकल्स की लाइफस्टाइल अच्छा होगा, लोकल्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। ये सारे फायदे हैं ना। ठीक है, ये था आपका बेसिकली कॉनिफरस फॉरेस्ट। अगर ये पूछा जाए कि हाउ इज दिस टाइप ऑफ ट्री अडेप्टेड टू क्लाइमेट ऑफ दिस एरिया, कि ये इस एरिया में, इस क्लाइमेट में ये कैसे रह पाता है, तो बेसिकली आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है करेक्टरिस्टिक्स। आपको सिर्फ ये करेक्टरिस्टिक्स लिखनी है कि एवरग्रीन होते हैं, इनकी नीडल शेप लीव्स होते हैं, इनकी जो ब्रांचेस होती है वो स्लोपिंग डाउनवर्ड्स होते हैं, ये टॉलरेट कर पाते हैं इतनी सर्दी में क्योंकि इनकी जो बार्क होती है वो थिक होती है, बाकी फ्लेक्सिबल होते हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं वो बड़ी डीप डाउन जाती हैं कि वो जो वाटर है उनको ये फेच कर सके, वाटर की अवेलेबिलिटी ऊपर वैसी कम है, तो इनकी जो रूट्स हैं वो बड़ी डीप जाएंगी कि वाटर उनको मिल सके। ये सारे इनकी बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें। ऐसा ही एक और सवाल आया था पास पेपर में, वो ये था, एक्सप्लेन व्हाई द फॉरेस्ट टाइप ए ग्रोज नेचुरली इन कूल हिल एरियाज। इसमें भी आपको क्या लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखना है, वही आपको एवरग्रीन वाली बातें लिखनी है सारी। देख लो, पढ़ लो, सेम टू सेम यही है, मार्क के स्कीम में भी यही है। तीसरी जो हमारी टाइप ऑफ फॉरेस्ट है वो है सब ट्रॉपिकल स्क्रब वेजिटेशन या सब ट्रॉपिकल ड्राई वेजिटेशन। इनको हम अगर लोकल लैंग्वेज में, उर्दू में हम इनको कहते हैं झाड़ियां। अब झाड़ियां बेसिकली ये ऐसी होती हैं, ये बड़े बड़े लीव्स, बड़े बड़े ट्रीज नहीं होते, ये बहुत बड़े ट्रीज नहीं होते, बेसिकली छोटे छोटे प्लांट्स और ये वेजिटेशन आप बेसिकली जिनको कहते हो, तो ये बेसिकली वो होते हैं। ये देख लो, ये है सब ट्रॉपिकल स्क्रब वेजिटेशन। ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपको 1000 मीटर के नीचे मिलेंगे, 1000 मीटर या 1000 मीटर के नीचे आपको मिलेंगे सब ट्रॉपिकल स्क्रब वेजिटेशन। ये आपको इंडस प्लेन पर भी मिलेंगे, ये आपको बलूचिस्तान में भी मिलेंगे, ये आपको सिंध में भी मिलेंगे, आपको हर जगह मिलेंगे सब ट्रॉपिकल स्क्रब वेजिटेशन, याद रखना। ये आपको गुजरात में मिलेगा, झेलम में मिलेगा, रावलपिंडी, अटक, मानसेरा, एबटाबाद, मर्दान, पेशावर, कुहार, इन सब में आपको मिलेगा। बलूचिस्तान में भी कुछ आपको मिलेंगे, सुलेमान माउंटेन जो है उसके आस पड़ोस हिली रीजन जो है वहां पर भी आपको सब ट्रॉपिकल स्क्रब वेजिटेशन देखने को मिल सकता है। इनकी जो स्पीशीज हैं वो बेसिकली कौन सी हैं, फुलई और काऊ ट्री, बेसिकली आपको चेस्टनट भी मिल सकता है, जुनिपर, वॉलनट, ओक ट्री, ये भी आपको सब मिल सकते हैं। इनका एक प्रॉब्लम जो स्क्रब वेजिटेशन को देखने को मिलता है वो इनका प्रॉब्लम है ओवरग्रेजिंग, कि जो गाय बकरे होते हैं इनको जो लाइफ स्टॉक फार्मर जो इनको छोड़ देता है या ट्रांसह्यूमंस छोड़ देता है, या ऐसे जो लोग होते हैं ये इनको ऐसे ही जाने देते हैं, और जब गाय बकरे भेड़ ये सब खा लेते हैं तो ये ओवर ग्रेजिंग करते हैं, और ओवर ग्रेजिंग भी आपका एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि इनकी फिर जो पॉपुलेशन है सब ट्रॉपिकल स्क्रब की वो नीचे आती जा रही है, बहुत ज्यादा रिड्यूस हो रही है। और ये क्यों रिड्यूस हो रही है, अर्बनाइजेशन की वजह से। आपको घर बनाने, आपको कॉलोनीज बनानी है, आपको रोड्स बनाने हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, इन सब के लिए भी आपको फिर क्या करना पड़ता है, इनकी कटिंग करनी पड़ती है, और जिनकी वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है वो अब खतरे में है, इनकी पॉपुलेशन बहुत कम होती जा रही है। बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है आपके लिए, आपके पाकिस्तान के लिए। इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक तो 1000 मीटर के नीचे मिलते हैं, इनके जो ये भी एवरग्रीन होते हैं, बन के जो लीव्स होते हैं बड़े ड्राई ड्राई से होते हैं, जो इनके ट्री है वो बेसिकली ड्राई ड्राई में आ जाता है। बाकी बड़े बिल्कुल हरे बड़े आपको नहीं दिखेंगे, आपको ड्राई ही दिखेंगे। ये भी एवरग्रीन होते हैं, इनके ब्रॉड लीव्स होते हैं क्योंकि इनको ज्यादा पानी का इशू नहीं है,
क्योंकि ये आपके इजी एक्सेस ऑफ वाटर इनके लिए होता है, तो इनके ब्रॉड लीव्स होते हैं, बड़े लीव्स होते हैं, और इनका जो खुद ट्री होता है वो अम्ब्रेला शेप्ड होता है, वो गोल सा होता है बेसिकली। तो अम्ब्रेला शेप आप इसको कहते हो, अम्ब्रेला शेप। इंपॉर्टेंस इनकी इनकी क्या है, इनकी कोई लकड़ी कोई बहुत ज्यादा आपकी बिकती नहीं है, पर इनका जो मेन यूज होता है वो होता है फायरवुड में। जो आपके लोकल्स होते हैं वो उनको कट डाउन करते हैं, उनको अपने चूल्हा जलाने के लिए, आग जलाने के लिए ये सब ट्रॉपिकल स्क्रब वेजिटेशन को ज्यादा यूज करते हैं। Basically, these are the basically the the grazing land for livestock. Basically, the grazing ground or land for livestock. सही है। सॉइल इरोजन होने से बचाते हैं ये, सॉइल को पकड़ के रखते हैं, सॉइल को कहीं जाने नहीं देते, क्योंकि ये ऐसे एरिया में है कि आपकी सरफेस रन ऑफ बहुत ज्यादा हो सकता है इन एरियाज में। तो ये सॉइल को बचाते हैं, सॉइल इरोड नहीं होने देते, ये भी एक इनकी एक इम्पोर्टेंस है। कुछ ऐसे देखते हैं सब ट्रॉपिकल स्क्रब वेजिटेशन, कुछ ऐसी ही है। ये देखो, समझो ये कैसे हैं, ये लंबे लंबे दरख्त नहीं है, ट्रीज नहीं है अल्पाइन कॉनिफोरस की तरह, ये होते हैं झाड़ियां जिनको हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट के ऊपर, जो क्या है इरीगेटेड फॉरेस्ट। इरीगेटेड फॉरेस्ट बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, दीज आर बेसिकली मैन मेड फॉरेस्ट, ये आर्टिफिशियल फॉरेस्ट होते हैं। इसकी एक एग्जांपल है छांगा मांगा फॉरेस्ट। छांगा मांगा फॉरेस्ट जो अंग्रेजों के दौर में आपने बनाया था, ठीक है। इरिगेटेड फॉरेस्ट आर बेसिकली द मैन मेड फॉरेस्ट, ये आप खुद फॉरेस्ट लगाते हो और फिर आप उसको प्रोटेक्ट करते हो। आर्टिफिशियली प्लांटेड अंडर गवर्नमेंट सुपरविजन, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है जो इन फॉरेस्ट का ख्याल रखता है। द फर्स्ट इरिगेटेड फॉरेस्ट वाज प्लांटेड इन 1866 एट छांगा मांगा। तो छांगा मांगा आपका एक फॉरेस्ट है। Basically, they supply wood for railway engines. Since then, several irrigated forests have been developed. साहिवाल में, थल में, खानेवाल, भावलपुर, सखर, बुद्धू, कोटरी, तो इन सब में आपके इरिगेटेड फॉरेस्ट अब लगना शुरू हो गए हैं। इरिगेटेड फॉरेस्ट ही आपको मदद करेंगे कि आपका जो बेंच मार्क है 20 to 25% ऑफ योर एरिया शुड बी कवर्ड विद फॉरेस्ट, शुड बी कवर्ड विद ट्रीज। वो एरिया तक आप पहुंचोगे कैसे, इरिगेटेड फॉरेस्ट लगाकर। और जो आपके नॉर्मल फॉरेस्ट हैं उनको आप प्रोटेक्ट करो, उनकी आप डिफॉरेस्टेशन नहीं होने दो। तो ये इरिगेटेड फॉरेस्ट के बारे में हमने पढ़ा। इनकी ग्रोथ भी लिमिटेड होती है क्योंकि वाटर शॉर्टेजेस की वजह से अक्सर इनको टाइम पर पानी नहीं मिलता है, अक्सर ये रेन वाटर पर ही डिपेंड करते हैं, और कभी रेन नहीं हुई तो इनको पानी के लिए इरिगेशन इतनी इनकी नहीं देखी जाती, तो वाटर शॉर्टेजेस की वजह से इनकी ग्रोथ बड़ी लिमिटेड है। इनकी कॉमन स्पीशीज कौन सी होती हैं, शीशम, बाबुल, मुलबरी, ये बड़ी महंगी स्पीशीज होती हैं। शीशम और बाबुल की लकड़ी बड़ी आपकी महंगी बिकती है आपकी मार्केट में, इसके फर्नीचर बड़े अच्छे बनते हैं, तो इनकी जो कमर्शियल वैल्यू है वो भी बहुत ज्यादा होती है। ये आपको फाइबर प्रोवाइड करेंगे, टिम्बर प्रोवाइड करेंगे, शेड प्रोवाइड करेंगे, और बहुत सारे जो इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट है वो सब आपको इरिगेटेड फॉरेस्ट देगा। पर इरिगेटेड फॉरेस्ट याद रखना, ये मैन मेड होता है, ये कुदरत नहीं होता, ये नेचुरल नहीं होता। करेक्टरिस्टिक्स इनकी क्या है, ट्रीज प्लांटेड इन स्ट्रेट, क्योंकि ये मैन मेड है तो आप अंधाधुंध या कहीं पर भी आप नहीं लगा दोगे फॉरेस्ट, आप लीनियर प्लांटेशन करोगे, आप एक जगह पर एक सिस्टमेटिकली आप ट्रीज अलाइन करोगे, और आप सेम स्पीशीज के लगाओगे, सेम स्पेसिंग के साथ आप लगाओगे, क्योंकि आप एक सिस्टम के साथ आप काम करोगे, ऐसे ही रैंडमली आप ग्रो नहीं करोगे। एक यहाँ होगा तो दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, तो लाइंस में होगा, रोज में, बेसिकली आपके रोज और कॉलम्स में आपके इरिगेटेड फॉरेस्ट होते हैं। इनकी सेम एज होगी क्योंकि आप एक साथ ही लगाते हो, तो इनकी एज भी सेम होगी, हाइट भी सेम होगी, और अक्सर इनकी स्पीशीज भी सेम होती है क्योंकि आप एक टाइप ऑफ फॉरेस्ट ही आप ग्रो करते हो। रैंडमली आप हर एक टाइप ऑफ फॉरेस्ट आप नहीं लगा दोगे, हर एक टाइप का दरख्त आप नहीं लगाओगे, आप सेम स्पीशीज सेम टाइप के दरख्त लगाते हो, सेम वक्त में लगाते हो, तो उनकी एज भी सेम होती है। ये इरिगेटेड फॉरेस्ट के बारे में हमने पढ़ा, ये होते हैं इरिगेटेड फॉरेस्ट। देखो ये कैसे सिस्टमेटिकली है, लाइंस में है, ये इरिगेटेड फॉरेस्ट है। यहाँ आपको इरिगेटेड फॉरेस्ट मिल सकते हैं, देख लें।
ये देखो इरिगेटेड फॉरेस्ट रोज और लाइंस में बेसिकली है, इक्वल स्पेसिंग है, हाइट इनकी ऑलमोस्ट सेम है, स्पीशीज आपको सेम लग रही है। ये सारे इरिगेटेड फॉरेस्ट के फैक्टर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। एडवांटेज है डिसएडवांटेज, वही एडवांटेजेस तो इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट है वो हम पढ़ चुके हैं बहुत दफा, एग्जाम में बहुत दफा ये सवाल आपसे पूछेगा इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट क्या है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर फॉरेस्ट का जो पार्ट 1 है वो आप देख सकते हो, उसके अंदर हमने इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट पढ़ा हुआ है। डिसएडवांटेज क्या होता है इरिगेटेड फॉरेस्ट का? सबसे पहले तो पैसा बहुत लगेगा, मैन पावर बहुत लगेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, गवर्नमेंट स्कूल्स बना सकती थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बना सकती थी, पर गवर्नमेंट क्या करे, इरिगेटेड फॉरेस्ट बना रही है। तो बेसिकली दिस इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि आप दूसरा काम आप क्या कर सकते थे। तो आप इरिगेटेड फॉरेस्ट की जगह आप हेल्थ केयर पे इन्वेस्ट कर सकते थे, आप एजुकेशन सेक्टर पे इन्वेस्ट कर सकते थे, आप कुछ और कर सकते थे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है इरिगेटेड फॉरेस्ट की। बाकी आपके मुल्क में पानी नहीं है, इरिगेटेड फॉरेस्ट को पानी कैसे जाएगा? अगर आप इरिगेशन करोगे तो उनको आप पानी दे रहे हो, आप अपने जो लोकल्स हैं, जो आपके शहरी हैं, जो सिटीजन्स हैं, जो पाकिस्तानी हैं, उनको तो पानी नहीं मिल रहा। पर आप इरिगेटेड फॉरेस्ट को दे रहे हो तो पानी की शॉर्टेज, पानी की स्केसिटी जो है उसको आप कैसे मद्देनजर रखोगे इरिगेटेड फॉरेस्ट लगाते वक्त? मेंटेनेंस ज्यादा होता है, इरिगेशन आपको करनी पड़ेगी जो इसके लिए आपके पास पानी नहीं है। और अगर एक जमीन पर आपने इरिगेटेड फॉरेस्ट लगा दिया, वो जमीन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, कि वो जमीन में अब क्या होगा, वो जमीन में आप इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, आप हाउसिंग नहीं कर सकते, जो आपकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है उसके लिए आपको हाउसिंग करनी थी वो आप नहीं कर सकते हो। इंडस्ट्री लगाते तो एक्सपोर्ट बढ़ता, पर आपने इरिगेटेड फॉरेस्ट लगा दिए, तो ये भी तो एक नुकसान है। लीनियर प्लांटेशन मैंने आपको समझा दी, लीनियर प्लांटेशन इज बेसिकली इरिगेटेड फॉरेस्ट ही होते हैं, ये लीनियर्स में होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? इस लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर बाकी की जो हमारी टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।